हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। तो गाइस, नीट क्रॉस कोर्स के सीरीज में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुभारंभ करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की नया टॉपिक, दैट इज वेक्टर। इससे पहले तक की क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स का पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस डिस्कस कर चुके हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस कर चुके हैं और ग्राफ रिलेटेड टू दैट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले वेक्टर और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। चलो शुरू करते हैं। देखो, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में हम लोग क्रैश कोर्स की तरह पढ़ेंगे। यहाँ पे हर एक चीज टाइप्स ऑफ वेक्टर और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, ये सब सारे पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम हम लोग के पास है नहीं। ओके, तो हम लोग जो मेन पॉइंट्स है जिसपे हम लोग कंसिडर करेंगे, जो हम लोग को ज्यादा यूजफुल है क्वेश्चन करने के लिए, उसको सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अगर मैं कोई टॉपिक को नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये टॉपिक ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चंस करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, दैट्स व्हाई मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं यहाँ पे उठा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि एक वेक्टर में एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो एक अलग लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है और जिसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ लॉ। तो वेक्टर एडिशन ऑफ लॉ दो तरह का होता है। वेक्टर एडिशन ऑफ लॉ दो तरह का होता है, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को देखें, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में देखें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मेरे को मान लो दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जैसे ये मान लो ये वेक्टर अपने पास जो पड़ा है, मान लो ये वेक्टर ए है। ओके, मान लो ये वेक्टर अपने पास ए है, ठीक है, और ये वेक्टर मान लो बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम लोग को ऐड करने के लिए मिल जाए, ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, एक वेक्टर को डिस्प्लेस करके पैरेलल शिफ्टिंग करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। तो वेक्टर ए बी को मान लो हम लोग, ये वेक्टर ए बी है, इस वेक्टर ए बी को ऐसे डिस्प्लेस किए और वेक्टर बी सी, जो वेक्टर बी सी होगा उसमें ध्यान रखना है कि वेक्टर बी सी का जो टेल होगा वो वेक्टर ए बी का हेड से कनेक्टेड होगा और वेक्टर और हेड जो होगा अलग होगा। तो इस तरीके से हम लोग ले जाएंगे। ओके, और ये तो बी सी हो गया, ये दो वेक्टर ए बी, वेक्टर ऑफ ए बी प्लस वेक्टर बी सी का जो एडिशन होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो वेक्टर ए बी का टेल होगा और वेक्टर एस बी सी का हेड को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा और जो वेक्टर होगा, जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज एसी वेक्टर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कभी कभी कोई छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को कैसे फॉलो करना है। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ इस तरीके से ज्वाइन करना है कि दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन होना चाहिए, है ना, मतलब हेड और टेल ज्वाइन होना चाहिए। फिर जो उसको, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा होगा वो पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, दैट इज एसी वेक्टर, वो होगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम लोग को यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को दिखा दिए हैं कि ए बी और बी सी का जो रिजल्टेंट होगा वो एसी वेक्टर होगा। ठीक है, अब अगर मान लो कोई इस तरीके से अगर आपको दिया रहे, ठीक है ना, ठीक है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, मान लो ए वेक्टर एक है, वेक्टर बी है, ओके, एक मान लो वेक्टर सी है, तो फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या करोगे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ज्वाइन करने वाला एक लाइन जो होगा, ये देखो, तो सबसे पहले देखो ये जो ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, तो ये ए और प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो रिजल्टेंट होगा। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, चलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर में, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप सारे क्वेश्चन को जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आप उसको कर सकते हो, है ना। तो देखो,
अगर यहाँ पे देखो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये आर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा होगा tan अल्फा, उसको लिख सकते हैं b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेक्टर ए के पैरेलली शिफ्ट किए हैं, ये वेक्टर ए के जो पैरेलल है वो ये मान लो वेक्टर ए के पैरेलल एक वेक्टर ए शिफ्ट किए हैं और वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर बी शिफ्ट किए हैं। तो देखो एक पैरेललोग्राम बन गया, तो उसका जो डायगोनल होगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो डायगोनल होगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मतलब जो वेक्टर आर होगा, वेक्टर आर जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा। ओके, समझ में आ रहा है? चलो ठीक। आप लोग भैया आप मेरे को बताइए रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आप लिखो अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो कैसे लाए हो? तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मान लो ये अगर एंगल थीटा है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये बी है, तो ये इसका बी वेक्टर का यहाँ पे कंपोनेंट ले सकते हैं क्या? तो ये क्या हो जाएगा? बी cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा? बी sin थीटा। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो बताओ, अगर मैं नाम रख दूं यहाँ से ओ, ये ए है, ये मान लो मैं नाम रख देता हूँ एल, और ये मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे सी। ठीक है, तो ओ सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से ओ सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओ सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओ एल स्क्वायर प्लस ऑफ सी एल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बताओ भाई कि ओ एल को क्या लिख सकते हैं? ओ एल क्या है? तो ओ ए प्लस ए एल, तो ओ एल प्लस ए एल का स्क्वायर प्लस ऑफ सी एल। सी एल क्या है? सी एल का स्क्वायर। ओके, चलो ओ एल क्या है भाई बताओ? तो ओ एल हो जाएगा, ओ एल क्या हो जाएगा? ओ एल है बी cos थीटा, और ओ ए, सॉरी यहाँ पे ओ ए लिखना, और एल ओ ए क्या है? तो ए हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ए एल क्या हो जाएगा? बी cos थीटा हो जाएगा। ओके, बी cos थीटा, तो ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी एल क्या है भाई? बी sin थीटा, बी sin थीटा का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ओसी जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, ओसी जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ओसी वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग को क्या आ जाएगा? जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाले आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को अगर tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा क्या होता था भाई? अगर यहाँ से हम लोग को tan अल्फा निकालना है तो देखो tan अल्फा के लिए क्या लिखेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी क्या अपने पास? बी sin थीटा है ना, बी sin थीटा है। ओके, अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, ए प्लस बी cos थीटा क्यों? क्योंकि ओ ए प्लस ए एल हो जाएगा, तो tan अल्फा आप लोग लिख लिए, यानी फाइनली हम लोग tan अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू बी ऑफ sin थीटा अपॉन ए प्लस बी ऑफ cos थीटा। समझ आया? अंडरस्टूड? चलो, तो ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आप लोग निकालना सीख गए। ये क्या था हम लोग का? मैग्नीट्यूड। क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन करेंगे तो एक नया वेक्टर बनेगा, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, चलो, तो ये हम लोग का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो स्पेशल केस, यहाँ पे स्पेशल केस हम लोग क्या पढ़ने वाले से समझो। अब आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो दे दिया गया है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो दे दिया गया है।
क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया गया। स्पेशल केस में क्या करना है कि मान लो अगर हम लोग को निकालना है आर वेक्टर आर का, मान लो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 4 आर मैक्स कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम, कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम। कॉस थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा मैक्सिमम जो हो जाएगा 1। ओके, तो अगर कॉस थीटा मैक्सिमम 1 हो जाएगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, यानी कि अगर हम लोग को जब भी कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे आर क्या हो जाएगा, आर इज मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू ए प्लस बी। थीटा इज इक्वल टू 0 पे थीटा इज इक्वल टू 0 पे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा और हो जाएगा ए प्लस बी के बराबर। मतलब अगर मान लो वेक्टर एक ये ए है, ये वेक्टर एक ये है और एक वेक्टर मान लो ये बी है, तो दोनों के बीच में देखो एंगल 0 है, तो दोनों के बीच में अगर थीटा अगर इक्वल टू 0 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और ये लिख देंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड लिख देंगे आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, जब थीटा इज इक्वल टू मान लो 90 डिग्री रहेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। अगर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा इस तो क्या हो जाएगा, r जो वेक्टर हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, r जो वेक्टर हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। जब थीटा इज इक्वल टू 90 रहेगा तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, और cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो r का जो मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर ऑफ प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। चलो और क्या हो सकता है, जब थीटा इज इक्वल टू मान लो कि 180 डिग्री रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, इसका मतलब एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर है वेक्टर ए, और एक वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर बी इधर है। तो इस केस में क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री क्या होता है, -1। कॉस ऑफ 180 क्या होता है, -1। कॉस ऑफ 180 -1 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab का अंडर रूट ओवर। इसका मतलब a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कब लिखेंगे, जब थीटा इज इक्वल टू 180 रहेगा। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया स्पेशल केस में, और ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सबसे ज्यादा फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है कि जब ये पूछा जाता है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा कितना होगा जब r मैक्सिमम होगा तो। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब हम लोग सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, तो देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो पहले एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या करते थे, मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर मान लो ऐसा होता था वेक्टर बी। तो हम लोग इसको ऐड करने के लिए क्या करते थे,
वेक्टर ए और वेक्टर बी को वेक्टर ए के टेल और वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन करते थे ऐसा। और हम लोग क्या करते थे, ये जो होता था इसका जो वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड को जो ज्वाइन करता था लाइन, तो वेक्टर आर होता था और रिजल्टेंट होता था। यहाँ पे ये नहीं कह रहा वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर ए माइनस और वेक्टर बी कर रहा है, यहाँ रिजल्टेंट इज इक्वल टू कर रहा है वेक्टर ए माइनस और वेक्टर बी। तो इस केस में क्या करेंगे, वेक्टर ए तो जो के त्यों रहेगा। अब वेक्टर ए के जब वेक्टर बी के जब माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में था, वेक्टर बी पहले इस डायरेक्शन में था, वेक्टर बी पहले इस डायरेक्शन में था। अब माइनस ऑफ वेक्टर बी की बात हो रहा है, माइनस ऑफ वेक्टर बी की बात हो रहा है, मतलब कि ये इसका उल्टा हो जाएगा। माइनस वेक्टर बी तो ये है, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जो इसका जो ज्वाइन कर वेक्टर ए का जो टेल होगा और वेक्टर बी का जो हेड होगा, जो ज्वाइन करेंगे वो रिजल्टेंट आ जाएगा। और जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा। ओके, अब देखो पहले जो था एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वो क्या था, पहले एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ये था थीटा। अब एंगल क्या हो जाएगा, तो अब एंगल हो जाएगा क्या, ये एंगल हो जाएगा, ये थीटा था तो ये हो जाएगा क्या 180 माइनस थीटा। तो अब रिजल्टेंट इज इक्वल टू हम लोग जो पहले करते थे वो सेम करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर होता था, अब एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है, अब एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है, देखो ये दोनों के बीच में एंगल क्या है 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा यहाँ लिख देंगे, 180 माइनस थीटा। तो अब यहां से आ गया कि नहीं, अब आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। यानी कि रिजल्टेंट लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। यानी कि a माइनस बी का फॉर्मूला जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सो ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले था। ओके, अब tan अल्फा भी क्या हो जाएगा भाई, तो tan अल्फा भी क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा को क्या लिख देंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा b ऑफ साइन थीटा। तो साइन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे क्या लिख देंगे 180 माइनस थीटा, बस रिप्लेस सिर्फ कर देना है, और a प्लस बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। इसका मतलब tan अल्फा क्या आ जाएगा, tan अल्फा इज b और 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है साइन, तो b साइन थीटा ही हो जाएगा ये। और यहाँ से हो जाएगा क्या a माइनस ऑफ b कॉस थीटा हो जाएगा। अब जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो tan अल्फा का वैल्यू होगा। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड द रिजल्टेंट वेक्टर बी। मतलब कि ये जो होगा वो ये दोनों के बीच का एंगल होगा अल्फा। ओके, पहले अल्फा होता था ये, पहले अल्फा ये होता था, अब अल्फा ये हो जाएगा। ओके, तो समझ में आई थिंक आपको आगे होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जहां कहीं भी होगा वहां पे सिर्फ 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम 180 माइनस थीटा क्यों लिखे थे, ये यहाँ पे बच्चों को कुछ दिक्कत हो रहा होगा कि यहाँ पे 180 माइनस थीटा आप कैसे लिखे, ये थीटा ये इसको आगे वेक्टर ए, ये जो वेक्टर ए है उसको आगे प्रोड्यूस क्यों किए। तो सिंपल सी बात है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहता था क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। तो देखो होता क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर जो होता है, जब टू वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, जब टू वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा। तो वेक्टर ए को इधर ले गया, वेक्टर बी को इधर ले गया, तो देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल टू टेल ज्वाइन किया तब बना एंगल बिटवीन द वेक्टर। सिमिलरली जो पहले लिख रहे थे थीटा, तो वेक्टर ए इधर था और वेक्टर बी इधर था, तो जो एंगल बन रहा था वो थीटा हो रहा था। ठीक है, तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर आपको समझ। एंगल बिटवीन द वेक्टर हमेशा कब होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन
द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर कब होगा? जब वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होगा, जब वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करना है ना। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3, 4 and 5 यूनिट रेस्पेक्टिवली। ओके, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। ओके, कह रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है और ये भी बता रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी है। इसका मतलब ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर सी होगा, इसका मतलब ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो सी होगा। ओके, देखते हैं भाई। तो हम लोग लिखते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab एंड दिस इज कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा को मैं माना हूं, थीटा इज एंगल बिटवीन, मान लो ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, तो थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड अपने पास दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 है। ओके, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4, और तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू ए 2ab, तो 4 3 जा 12 एंड 2 24, 24 कॉस थीटा। अगर हम लोग यहाँ से देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो 25 माइनस 25, 25 माइनस 25 कर सकते हैं इज इक्वल टू 24 ऑफ कॉस थीटा, यानी कि 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। 24 तो 0 है नहीं, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, 90 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है तो कॉस थीटा 0 होता है। ओके, यहाँ से हम लोग को पता चल गया एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा? पाई बाई 2। एंगल बिटवीन द वेक्टर इज पाई बाई 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर मैं थोड़ा सा पहले बता दिया हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर, देखो अगर जब भी आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना रहे तो क्या करना पड़ेगा? देखो एक वेक्टर ये ए है मान लो, एंड ये मान लो एक वेक्टर बी है। तो जब भी एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, टेल टू टेल, टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। चलो भाई ये वेक्टर ए है और इसका टेल क्या है? ए। तो जो ये एंगल होगा क्या होगा? थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर। ओके, एंगल बिटवीन वेक्टर। अच्छा, एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे, समझो। हर समय से एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है? टेल टू टेल ज्वाइन करना है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एक वेक्टर ये है। ओके, और एक वेक्टर मान लो कि ये है, ठीक है, ये वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो अगर हम इस वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करवाएंगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, और इसको पैरेलल शिफ्ट करवा दो, कुछ ऐसा बनेगा वेक्टर बी। अब देखो ये जो है एंगल बना थीटा, वो क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। आप बोलोगे सर
एंगल बिटवीन वेक्टर ये ही क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर ये ही क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, बट एंगल बिटवीन द वेक्टर जो हर हमेशा होना चाहिए स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। दो जो एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा वो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट वाला जो होगा वो एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। क्यों? जैसे एंगल ये भी हो सकता है और ये एंगल ये भी हो सकता है कि 2 पाई माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो एंगल 2 पाई माइनस थीटा, ये भी तो एंगल हो सकता है। बट थीटा और 2 पाई माइनस थीटा के बीच का जो स्मॉलेस्ट होगा, थीटा और 2 पाई माइनस थीटा के बीच का जो स्मॉलेस्ट होगा, जो दोनों में स्मॉलेस्ट होगा वो हो जाएगा क्या, एंगल बिटवीन द स्मॉलेस्ट वाला हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन जो स्मॉलेस्ट होगा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। क्यों? तो उसका रीजन ये है क्योंकि थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए 180 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि इसको स्टार मार्कर एक पॉइंट लिख लो कि एंगल बिटवीन द वेक्टर जब भी होगा तो या तो 0 से बड़ा होगा या 180 से छोटा होगा, इसी के बीच में होगा। 180 से बड़ा और 0 से छोटा एंगल नहीं होगा, मतलब नेगेटिव एंगल नहीं होगा और 180 से बड़ा एंगल नहीं होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखो एंगल बिटवीन, यहाँ पे भी तो ये हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता था 2 पाई माइनस थीटा हो सकता था ना, पर थीटा क्यों लिए, क्योंकि ये छोटा एंगल है, स्मॉलेस्ट वाले पार्ट को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं चलो देखते हैं। ओके, देखो कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेकंड वेक्टर। जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो दे रखा है 1/2 ऑफ बी है। ओके, और जो बोल रहा है रिजल्टेंट वेक्टर जो बोल रहा है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ओके, तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा वेक्टर ए और इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। इसके परपेंडिकुलर बोल रहा है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर है, लाइक दिस, ये वेक्टर आर है। तो जो ये हो गया ये वेक्टर बी हो गया, क्योंकि ये हो जाएगा क्या b/2, ये ए, ये 90 डिग्री, तो ये मान लो थीटा है। एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता था, एंगल बिटवीन द वेक्टर तो जब टेल टू टेल ज्वाइन करवाते थे, तो ये अगर b है और ये a है और ये b/2 है, तो अगर ये हम लोग निकालें यहाँ पे, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर बेसिकली होता था टेल टू टेल ज्वाइन करते थे लाइन को, तो टेल टू टेल ज्वाइन करवाएंगे अगर इस वेक्टर को तो कुछ इस तरीका से होगा, है ना। तो यानी कि हम लोग का ये एंगल होगा। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ से 180 माइनस थीटा कर देंगे, है ना। तो थीटा पहले यहाँ पता इसका देख लेते हैं। तो अगर ये थीटा मालूम है तो ये बी है और ये b/2 है, तो ये थीटा ये बी हो गया और ये पी हो गया। तो यहाँ से हम लोग को लिख सकते हैं कि कॉस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी, दैट इज b/2 ऑफ बी। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या हो गया कि थीटा इज इक्वल टू π/6 और यू कैन से 30 डिग्री। बट हम लोग का एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है, ये है। तो हम लोग का एंगल बिटवीन द वेक्टर हो जाएगा क्या, हम लोग का एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। यानी एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा 50 डिग्री। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं
कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर पढ़ना होगा। देखो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर कुछ नहीं है, बेसिकली हम लोग क्या है कंपोनेंट फॉर्म इसको बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म। इसको एक और नाम बोलते हैं दैट इज कंपोनेंट फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म। जैसे ये वेक्टर है ना, ये कोई वेक्टर है तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट क्या होगा, z कंपोनेंट क्या होगा। तो x कंपोनेंट जो है x कंपोनेंट वो x कंपोनेंट मान लो ये a वेक्टर a का x कंपोनेंट x है। सिमिलरली y कंपोनेंट क्या है, ay है। और z कंपोनेंट क्या है, az है। अगर हम लोग को x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट मालूम है तो किसी भी वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट का फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर a इज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ओके, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो ये हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर है। ओके, समझ आया। इस वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर में लिख सकते हैं। जब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की अगर बात किया जाए तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग हर हमेशा लिखते हैं क्या, अंडर रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस जेड कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ओके, वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। समझ में आया। तो ये हम लोग मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर कोई वेक्टर एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है तो उसका यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर को ए कैप, अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप से डिनोट करते हैं। अब इसको क्या करना है, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दो तो जो वेक्टर न्यू वेक्टर बनेगा उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यानी कि अब हम लोग यूनिट वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर आई कैप ए वाई अंडर रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर जे कैप है ये, और ए जेड अपॉन अंडर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हम लोग का यूनिट वेक्टर मालूम होगा। मतलब किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। उस वेक्टर को उसी के वेक्टर से उस वेक्टर का उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे तो जो आएगा रिजल्टेंट वो हम लोग का यूनिट वेक्टर आएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई मेरे को ये बताओ कि कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसके डायरेक्शन में कोई वेक्टर यूनिट, उसके डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना है बट मैग्नीट्यूड कुछ और होना चाहिए, वैसा केस में क्या करेंगे तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। देखो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो क्या करते हैं समझो। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ऑरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट मान लो दिया हुआ है कि ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड। तो
इस पॉइंट का जो पोजीशन है, इस पॉइंट का जो पोजीशन है उसको अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, उसका वेक्टर, उसका जो वेक्टर पोजीशन, उस पॉइंट का जो पोजीशन है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। उस पोजीशन के वेक्टर के फॉर्म में लिखने को कहाँ बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो r इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं ओ ए। जब भी हम लोग को लिखना ओ ए तो ए का पोजीशन जो होगा, ए का पोजीशन जो होगा तो दैट इज ए एक्स माइनस ऑफ ओरिजिन का पोजीशन क्या है, 0 आई कैप। वाई का जो पोजीशन होगा, मतलब ए का जो पोजीशन वाई कंपोनेंट में होगा दैट इज ए वाई माइनस ऑफ 0 जे कैप प्लस ऑफ ए जेड माइनस ऑफ 0 के कैप। यानी कि वेक्टर r इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हम लोग का पोजीशन वेक्टर हो गया। ओके, पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे तो ओ ए के फॉर्म में लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का पोजीशन 0 होता है, तो पोजीशन ऑफ ए माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ ओरिजिन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2 पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट मान लो ये ए है और इसका पोजीशन मान लो दिया हुआ है ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ओके, और ये जो पोजीशन है ए से बी के पास आया और इसका पोजीशन हो गया बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी के जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ए से बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेट इज ए बी वेक्टर लिखेंगे ना। ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे, तो पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ बी क्या है बी एक्स, यानी बी एक्स माइनस ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ बी वाई माइनस ए वाई जे कैप प्लस ऑफ ए बी जेड माइनस ए जेड बी जेड माइनस ऑफ ए जेड के कैप। ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो पोजीशन वेक्टर लिखना सीख गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना सीख गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या लिखना है, जैसे ए बी अगर है तो बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। ओके, चलो देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2014 में पूछा गया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2014 में पूछा गया है। ओके, तो कैसे बनाएंगे इसको आप देखो, कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट x y are 2, 3 at time t is equal to 0 and 6, 7 at time t is equal to 2 seconds and 13, 14 at time t is equal to 5 seconds. The average velocity from t is equal to 0 to t is equal to 5. देखो, मान लो एक पार्टिकल जो है a जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 3, b कोऑर्डिनेट जो है 6, 7 एंड c जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 13, 14। मान लो ये मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये ए बी और ये सी। ओके, ए बी और सी समझ में आ रहा है। ओके, कह रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या करते हैं, वी एवरेज के लिए क्या करते थे, वी एवरेज के लिए करते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम लगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, अगर हम लोग को AC चाहिए तो A और C को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होगा वो जगह,
है ना, ए और सी को ज्वाइन करने वाला। तो ए सी वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग ए सी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए सी वेक्टर हम लोग लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे डायरेक्ट, तो सी का पोजीशन क्या है भाई, तो 13, तो 13 माइनस ए का पोजीशन 2 आई कैप प्लस कितना है 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 जे कैप, जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, यानी ए सी वेक्टर जो अपने पास आ गया वो क्या आ गया 11, 13 माइनस 2 इज 11 आई कैप प्लस 14 माइनस 3 इज 11 जे कैप। ओके, नाउ जो भी एवरेज होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय जो टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो 11 अगर मैं हम लोग कॉमन कर ले तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगा 5। ओके, यानी 11 बाई 5 आई कैप प्लस जे कैप, ये जो हम लोग को आया वो भी एवरेज वेक्टर आया, वेलोसिटी वेक्टर आया भी एवरेज। ओके, कैसे निकाले हम लोग भी एवरेज, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाले, तो एसी हम लोग का है ना, बी का तो बी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बीच का पोजीशन है, हम लोग फाइनल इनिशियल और फाइनल पोजीशन का चर्चा करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब अभी तक हम लोग जो डिस्कशन किए थे वो बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड था। अब हम लोग जो आ गए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। चलो, तो देखो मल्टीप्लिकेशन 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 ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर दो तरह का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। अभी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक को डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं और दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में अगर डॉट रहता है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन जहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में डॉट है उसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्रॉस है, देखो दोनों मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है, बट अगर एक के बीच में अगर डॉट है तो उसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, और इसके बीच में क्रॉस है तो इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा रिजल्टेंट, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। जो स्केलर क्वांटिटी आएगा इसका मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। यहां पे मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। अगर मल्टीप्लाई करने से वेक्टर आया तो इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर आया, वेक्टर क्वांटिटी आया तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्यों बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट आया वो एक स्केलर क्वांटिटी आया, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। ए क्रॉस बी को क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीच में क्रॉस लगाया इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट, बट जो रिजल्टेंट उसका है वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड
ऑफ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर। थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। देखो इसके साथ में कोई वेक्टर नहीं, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड है। इसको हम लोग इस तरीके से और भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ओके, तो अब कोई वेक्टर नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, स्केलर हो गया, है ना। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, चलो अब इसका कुछ स्पेशल केस के बारे में पढ़ते हैं भाई। अब इसका कुछ स्पेशल केस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगर ए डॉट बी की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब होगा, व्हेन cos theta is equal to 1, cos theta is equal to 1। ओके, ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी। माइनस ऑफ ए बी क्यों होगा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ओके, खुला हुआ है, खोल लो, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है अंकित, खुला है, खुला है, धक्का दो। हाँ तो खुला है, धक्का दो, खुला हुआ है, अरे गेट खुला है, धक्का दो ना। बस थोड़ा उठा दो, हम पढ़ा रहे हैं। ओके, तो ए डॉट बी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ ए बी होगा। माइनस ऑफ ए बी क्यों होगा, क्योंकि कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1 होगा, तो इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी, मिनिमम वैल्यू। अच्छा, ए डॉट बी जीरो कब होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा जब कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा। कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ओके, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो कह रहा है, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ओके, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी नहीं बनेगा, अभी मैं थोड़ा कुछ और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। ओके, क्या तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम सब सारे चीज को देख लिया। ओके, अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, देखो मान लो एक वेक्टर है ए जो दिया हुआ, मान लो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस ऑफ a3 k कैप। एक वेक्टर b है जो दिया हुआ है b1 i कैप प्लस ऑफ b2 j कैप प्लस ऑफ b3 k कैप। ओके, तो अब जो यहाँ पे a डॉट b होगा, जो a डॉट बी होगा, देखो मैं यहाँ पे चाहूंगा तो आपको प्रूफ करके मैं बता सकता हूँ, बट आप कर सकते हो a डॉट बी करके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि i को i के साथ डॉट होकर 1 होता है, j को j के साथ डॉट करते हैं तो 1 होता है, k को k के साथ डॉट करते हैं तो 1 होता है, और अदरवाइज कुछ भी हो, जैसे i डॉट j is 0, j डॉट k is 0 और i डॉट k is 0। क्यों होता है, तो i
डॉट जे, आई और जे के बीच में यूनिट वेक्टर आई कैप और यूनिट वेक्टर के जे कैप के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए 0 हो जाएगा। यानी कि आई आई के साथ 1 होगा, जे जे के साथ 1 होगा और के साथ 1 होगा। इसका मतलब सिमिलरली अगर यहाँ पे डॉट करेंगे तो आई आई के साथ 1 होगा, इसका मतलब A1 B1 हो जाएगा प्लस A2 B2 हो जाएगा प्लस ऑफ A3 B3 हो जाएगा। अंडरस्टूड? यानी ए डॉट बी हम लोग कैसे निकालेंगे, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ओके ओके जी, समझ में आया? चलो, तो ये था कार्टेशियन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, आई आई के साथ 1, जे जे के साथ 1, के साथ 1। अंडरस्टूड? अब अगर ए डॉट बी अगर 0 होगा, कब होगा 0? जब cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। cos थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर होगा। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर होगा तब होगा क्या, ए डॉट बी 0 होगा। ओके, इसका मतलब कंडीशन क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या है, when two vectors are perpendicular or orthogonal to each other। ओके, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल होगा तो ए डॉट बी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? चलो जी, तो ये तो था हम लोग का ए डॉट बी, ये स्केलर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या करा है कि एक वेक्टर 2i दे रखा है और दूसरा वेक्टर दे रखा है, वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो पूछ रहा है अल्फा का वैल्यू। तो अभी भी बताए थे कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर है तो 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, A1 B1 प्लस ऑफ A2 B2 प्लस ऑफ A3 B3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से करो भाई, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू माइनस 4 इज माइनस 8, 2 इंटू माइनस 4 इज माइनस 8 प्लस ऑफ 4 इंटू माइनस 4 इंटू प्लस 3 इज 12, और यहाँ 8 और वहां पे अल्फा डेट इज प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। 8 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, तो अल्फा इज इक्वल टू -1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ठीक है। बोल रहे हैं एक वेक्टर ए है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, वेक्टर बी cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप आर द फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। वही ऑर्थोगोनलिटी का भी कंडीशन बताया था, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी जो हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0। आप बताओ A1 B1 A2 B2 क्या है, A1 क्या है, cos ओमेगा टी बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी इंटू cos ऑफ ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखो
अब बताओ, ये फॉर्मूला कुछ दिखा दिखा ऐसा लग रहा है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। इसका मतलब टी इज इक्वल टू क्या हो गया, टी इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई टाइम टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल्स ऑफ वेक्टर फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट, एंगल्स ऑफ वेक्टर फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। आ जाओ, ये थीटा दिया हुआ है, ये वेक्टर मान लो ए है, ये वेक्टर बी है। अब हम लोग को डॉट प्रोडक्ट से हम लोग को एंगल बिटवीन द वेक्टर चाहिए। अब देखो भाई, ए डॉट बी हम लोग अभी भी सीखे थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या सीखे थे, ए बी कॉस थीटा, और हम लोग इसको ऐसे भी लिखते थे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो अगर इधर से हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ओके, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ओके, ये हो गया हम लोग का एंगल बिटवीन द वेक्टर। अगर वही हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा, वही अगर हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ओके, और ये तो फर्स्ट हो गया, और ए डॉट बी ये भी होता है ए बी कॉस थीटा, सेकेंड हो गया। तो हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन क्या लिखेंगे, ए बी, ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी बी का मैग्नीट्यूड, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस ऑफ a3 b3 अपॉन अंडर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ओवर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग कॉस थीटा को। इस तरीके से कॉस थीटा अगर निकल जाएगा तो एंगल बिटवीन द वेक्टर हम लोग फाइंड कर लेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर फाइंड कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट से। ओके, चलो देखो, अब हम लोग को फाइंड करना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बी एंड सी। ए बी एंड ए का दे रखा है कोऑर्डिनेट 3,4, 5, बी का दे रखा है 3,4, -5। एंगल बिटवीन द वेक्टर चाहिए। अभी भी बताया था कैसे निकालना भाई, ए डॉट बी क्या बोला था, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ओके, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ओवर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, दैट इज अंडर रूट ओवर 50 हो जाएगा, है ना। अंडर रूट ओवर 50 मतलब
मतलब हो जाएगा 5√2। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी ये भी आ जाएगा 5√2। अब ए डॉट बी करते हैं, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा A1 B1 9 A2 B2 16 A3 B3 -25 यानी 0। ए डॉट बी 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है 5√2, बी का वैल्यू 5√2, यानी कि 50 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा और 90 डिग्री होगा, यानी इसका आंसर 90 डिग्री होगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर 1,1,0 एंड 0,1,1,1। ठीक है, इस सेम क्वेश्चन है, इसका भी उसी तरीके से करना है। तो क्या करेंगे भाई बताओ, ए डॉट बी A1 B1 A2 B2 A3 B3, A1 B1 0 A2 B2 1 A3 B3 0, यानी कि ए डॉट बी जो अपने पास आया है वो 1 आ गया। ए डॉट बी और क्या आ गया, ए डॉट बी क्या आ गया 1। ए डॉट बी 1 आया, इसका मतलब कि ए बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/AB। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा √1 + 1 दैट इज √2, और बी का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √1 + 1 दैट इज √2, यानी कि 1/2। 1/2 इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या हो गया 30 डिग्री। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें से, है ना। अच्छा, अब देखो एंगल मेड बाय द वेक्टर विद कोऑर्डिनेट। देखो अगर मान लो ये एक y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये z कोऑर्डिनेट है, तो ये जो वेक्टर a है वो x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और z एक्सिस के साथ गामा बना रहा है ना। x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और z एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। चलो देखो, कोई वेक्टर a है, ठीक है, दिया हुआ है, मान लो ax I कैप, ay j कैप एंड az k कैप। ओके, तो जो अल्फा एंगल होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन √, एक्स का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस ऑफ az का स्क्वायर। कॉस ऑफ बीटा क्या लिखेंगे भाई, कॉस ऑफ बीटा लिखेंगे ay √, एक्स का स्क्वायर ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। कॉस गामा क्या लिखेंगे भाई, कॉस गामा लिखेंगे az अपॉन √, एक्स का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अपने को पता हो गया, है ना। यानी एंगल बिटवीन द वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं कॉस अल्फा। अब बोलोगे सर ये आप कैसे निकाले, तो एक्स कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसको एक चीज और लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा का जो वैल्यू हो जाएगा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, देखना करके आ जाएगा 1। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद करके रखना। ओके, इसको एक फॉर्म और बोलते हैं
इसको ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, जो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा जो आया उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, ये भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है, मैथ में यूज होता है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर चाहिए, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये दो तरीके का पूछा जाता है ना। अब देखो इसका कैसे निकालेंगे तो समझो, जैसे वेक्टर बी का कंपोनेंट अगर वेक्टर ए पे निकालना है, वेक्टर बी का कंपोनेंट अगर मान लो वेक्टर ए पे निकालना है, तो बी कॉस थीटा कंपोनेंट आया ना, बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा जो होगा दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये क्या होगा, इसको वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई, तो लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी अपॉन ए, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं तो देखो ए डॉट बी हम लोग लिखते हैं, ए डॉट बी लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, और क्योंकि बी कॉस थीटा जो है वो कंपोनेंट है क्या ऑन वेक्टर ए, तो बी कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी अपॉन ए, ये लिख सकते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली अगर लिखे जाए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यानी कि ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वन ऑन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अनदर वेक्टर निकालते हैं, है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। हाँ अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। चलो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, जब हम मल्टीप्लिकेशन वेक्टर शुरू किए थे तो बताया था दो तरह का प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिजल्टेंट जो आता है, रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो एक वेक्टर आता है, तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, और दोनों के बीच में क्रॉस होता है इसलिए बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप एक है यूनिट वेक्टर है, एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, जो कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड एन कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। एन जो कैप है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो सिंपल हो जाएगा ए बी साइन थीटा, हो गया ना, ए बी साइन थीटा। बट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर होता है ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर होता है, तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ओके चलो, ये तो राइट हैंड थंब रूल तो आप लोग जानते होंगे। राइट हैंड थंब रूल को क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर के अलोंग अपने हाथ को रखो, किसी एक वेक्टर के अलोंग अपने हाथ को रखो, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है इधर
और क्रॉस मान लो वेक्टर बी इधर, तो ए क्रॉस बी इस तरीके से करेंगे तो जो हमारा अंगूठा होगा, जो थंब होगा, वो डायरेक्शन बताएगा, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। तो थंब रूल हम लोग को डिसाइड करेगा क्रॉस बी। ओके, चलो और आगे डिस्कस करते हैं भाई। एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग को सबसे ज्यादा पढ़ना है वो टॉर्क पढ़ना होता है। टॉर्क हम लोग का क्या होता है, टॉर्क बेसिकली होता है आर क्रॉस एफ होता है। आर होता है पोजीशन वेक्टर, आर क्या होता है पोजीशन वेक्टर, और एफ क्या होता है फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर। ओके, सिमिलरली हम लोग को एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, जिसमें आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता है और पी होता है क्या मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है, पी क्या होता है मोमेंटम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को दो एग्जांपल पढ़ना है, इसके बारे में और आगे हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। चल देखो एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, बोल रहा है ये जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी साइन थीटा, √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। देखो भाई ए बी दोनों साइड में कैंसिल हो गया, यानी साइन थीटा अपॉन टैन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा टैन थीटा, टैन थीटा का वैल्यू दे रखा है √3, टैन थीटा का वैल्यू दे रखा है क्या √3, टैन थीटा का √3 मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, चलो और आगे बात करते हैं। अभी जो लोग ए क्रॉस बी पढ़े थे उसको देखो समझो, ए क्रॉस बी जो हम लोग पढ़े थे, ए क्रॉस बी वो क्या होता था ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप तो क्या होता था यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा ए बी होगा, कब होगा जब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है। ध्यान रखना साइन थीटा का वैल्यू जो लाई करता है -1 से 1 के बीच में, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जब 1 होगा तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और एक कब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ ए बी, माइनस ऑफ ए बी कब होगा जब थीटा इज इक्वल टू -90 होगा। बट हम लोग के एंगल बिटवीन द वेक्टर तो क्या होता है 0 से 180 के बीच में होता है, -90 नहीं होता है, इसलिए मिनिमम वैल्यू हम ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे ए डॉट बी का जो मिनिमम वैल्यू लेंगे हम लोग वो लेंगे, क्या लेंगे ए बी लेंगे, नहीं लेंगे ए बी नहीं लेंगे, क्या लेंगे 0 लेंगे। जब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा या फिर 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ये हम लोग का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, स्पेशल केस समझ में आ गया है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, तो नॉट कॉम्यूटेटिव नहीं है, ए क्रॉस बी कॉम्यूटेटिव नहीं है।
क्यों नहीं है? तो ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन उधर हुआ, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे हुआ, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये हो सकता है। अब देखो ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस इंटू बी प्लस सी, तो इसको ए क्रॉस बी प्लस ऑफ ए क्रॉस सी लिख सकते हैं इसको। ए क्रॉस ए इज 0 होगा, क्यों होगा? क्योंकि ए भी इधर है और बी भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो कॉस साइन 0 कितना हो जाएगा? साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। इसलिए ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ हम ए डॉट बी भी बता देते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी क्या होगा? ए डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट ए। ए डॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी डॉट ए, ठीक है? और ए डॉट बी प्लस सी को लिख सकते हैं हम लोग क्या? ए डॉट बी प्लस ऑफ ए डॉट सी, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए हो जाएगा अपना ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग ना थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और भी सीखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दैट इज a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ओके, तो ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है? डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप, a1 a2 a3 b1 b2 b3। जो इसका वैल्यू आएगा वो हो जाएगा क्या? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। आराम से निकाल दो, ये सब जानते हो, है ना? यहाँ पे प्लस लेना है, यहाँ पे माइनस लेना है, यहाँ पे प्लस लेना, ठीक है? यानी हम लोग जब लिखेंगे ए क्रॉस बी तो क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे a2 b3 माइनस ऑफ a2 b3 माइनस ऑफ a3 b2 i कैप माइनस ऑफ a1 b3 माइनस ऑफ b1 a3 j कैप प्लस ऑफ क्या लिखेंगे? प्लस ऑफ a1 b2 माइनस ऑफ b1 a2 k कैप। ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? अच्छा, अगर आपको ये बोला जाए कि i को i के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा, क्योंकि i और i के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 0। j को j के साथ क्रॉस करोगे तो 0 हो जाएगा, k को k के साथ क्रॉस करोगे तो तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर i को j के साथ क्रॉस करोगे तो क्या होगा? i को j के साथ क्रॉस करोगे तो क्या होगा? j को k के साथ क्रॉस करोगे तो क्या होगा? i को k के साथ क्रॉस करोगे तो क्या होगा? हाँ, इसको निकालना है। और भी हो सकता है, जैसे मान लो k को j के साथ क्रॉस करोगे तो क्या होगा? k को i के साथ क्रॉस करोगे तो क्या होगा? j को i के साथ क्रॉस करोगे तो क्या होगा, है ना? तो इसको निकालने के लिए क्या करना है? एक रूल फॉलो करना है, क्लॉकवाइज रूल और एंटी क्लॉकवाइज रूल। जैसे ये मान लो i कैप है, ठीक है?
ये जे कैफ है और ये के कैफ है, ठीक है। अगर एंटी वाइज क्लॉक फॉलो करेंगे तो आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे तो के कैप हो जाएगा, आई को जे के साथ करेंगे तो के कैप हो जाएगा, जे को के साथ करेंगे तो आई कैप हो जाएगा, आई को के साथ आई को के साथ, देखो उल्टा हो रहा है ना, आई को उल्टा हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ आई को उल्टा हो रहा है, आई को इधर आना चाहिए तो आई को के साथ करें, उल्टा हो रहे हैं तो माइनस जे कैप, के को आई के साथ के को आई के साथ करेंगे तो सिंपल सा हो गया जे कैप, के को आई के साथ, के को जे के साथ ये था, सॉरी जे, के को जे के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ आई कैप, और के को आई के साथ करेंगे तो जे कैप, और जे को आई के साथ करेंगे तो जे को आई के साथ उल्टा जा रहा तो माइनस ऑफ के कैप, ठीक है। ये रूल को फॉलो करना है, एंटी क्लॉकवाइज रूल को, और उसको उल्टा जाएगा तो नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। चल एक क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स दिया है एक्टिंग एट ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर दिया, तो अब टॉर्क बताया था, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ओके, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, और आर क्रॉस देखो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो टॉर्क तो क्या निकालेंगे, तो आर क्रॉस एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल रूल लगाना पड़ेगा, आई जे और के, क्या है भाई आर कितना है 7 3 1 -3 1 और 5, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 -1 15 -1 14 14 आई कैप, अच्छा यहाँ प्लस लेते थे तो यहाँ माइनस लेंगे, माइनस 7 35 -3 प्लस हो जाएगा तो 35 प्लस 3 38 हो जाएगा, यानी कि 38 जे कैप प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 16 के कैप, यहाँ से पता हो गया टॉर्क कौन सा आ गया, ऑप्शन डी, ओके। चल पॉइंट टू रिमेंबर, ये पॉइंट जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको रिमेंबर करना चाहिए। अगर A इज पैरेलल टू B, अगर A वेक्टर A जो है वो पैरेलल है वेक्टर B से तो क्या होगा, पैरेलल है मतलब कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पैरेलल है इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, AB हो जाएगा, है ना। पैरेलल इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया 0 हो जाएगा। और ये लिख सकते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं, जब पैरेलल वेक्टर है तो हम लोग ये लिख सकते हैं x/bx का जो रेशियो होगा ay/by इक्वल टू az/bz, इसका सभी का जो रेशियो होगा सेम होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है तो जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ a क्रॉस b होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें, अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा a क्रॉस b होगा। ये सब a क्रॉस b निकालना जानते हो, ठीक है। वेक्टर a और वेक्टर b क्या साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ओके। तो हम वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वेक्टर पूरा खत्म हो गया, वेक्टर पूरा कंप्लीट हो गया, वेक्टर को हम लोग कंप्लीट कर दिए, ओके। अब अगले क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, ओके। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नेट क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं और ये पूरा ख़त्म करेंगे हम लोग लगभग अप्रॉक्स 60 डेज में, ओके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।